नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए, में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले श्रीलंका की दुर्दशा हुई, फिर बांग्लादेश का बुरा हाल हुआ और अब वही हालात नेपाल के अंदर बनाए गए हैं। जब बांग्लादेश की दुर्दशा हुई थी और शेख हसीना ने देश छोड़ा था अपना, भाग के निकली थी वहाँ से, तब हमारे देश के कुछ किसान नेताओं ने इस तरह के बयान दिए थे कि हमारे ट्रैक्टर 400 ट्रैक्टर जो हैं पार्लियामेंट को घेरने जा रहे थे और इससे बुरी दशा करते हम भारत की सरकार की। उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान ना लेके शायद बहुत बड़ी गलती की सरकार ने, क्योंकि इस तरह की आवाज़ निकालने वाले लोग देश के लिए वफादारी नहीं रखते। नेपाल हिंसा के बाद, नेपाल में सरकार अपदस्थ होने के बाद, प्रधानमंत्री ओली के नेपाल छोड़कर भाग जाने के बाद भारत में भी कुछ नेता इस पर खुशी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के हालात अंदर से बहुत ख़राब हैं, बाहर से देखने में ठीक लगते हैं और युवाओं के अंदर बढ़ती बेरोज़गारी जो है वो देश को इसी विनाश की ओर ले जा रही है। यानी एक तरीके से वो भारत के अंदर भी इस तरीके की हिंसा की, इस तरीके के आंदोलन की उम्मीद रखते हैं या इच्छा रखते हैं। साथियों, ये जो बातें इस तरह की जा रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे संविधान ने सबको बोलने की ताकत दी है, कोई कुछ भी बोल सकता है और उसी का नतीजा है कि हम सब लोग जो हैं आज, काफ़ी लोग तो इस चीज़ से चिंतित हैं कि भाई जो पड़ोसी देशों में हो रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो सब कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा, और कुछ राजनीतिज्ञ इसको रोटियां सेकने में लगे हुए हैं इसके ऊपर। आज ही हमारे देश के चीफ जस्टिस जो हैं बी आर गवई साहब, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें भारत के संविधान पर गर्व है जो किसी भी तरीके की अशांति की और किसी तरीके की भी इजाज़त नहीं देता है। एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने शायद उन्हीं नेताओं के परिप्रेक्ष्य में दिया है जो इस तरीके की इच्छा रख रहे हैं और मंतव्य रख रहे हैं अपना। साथियों, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान, भारत की सेनाएं भारत के लिए एक अचूक यंत्र की तरह हैं और किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई भी षड्यंत्र भारत के अंदर कामयाब नहीं हो पाएगा। और जिस बेरोज़गारी की बात हमारे देश के नेता कर रहे हैं, वो बेरोज़गारी है कहाँ। आज देश के नेताओं ने एक युवाओं के सामने सिर्फ एक डिलेमा रख दिया है ये कि जो सरकारी नौकरी है वही नौकरी है, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है कोई आदमी दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई आदमी जो है ठेला लगा रहा है, कोई आदमी जो है प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई आदमी टैक्सी चला रहा है, उसको वो जॉब की श्रेणी में नहीं मानते। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा सारा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके अंदर किसी भी सैलरी की, किसी भी आमदनी की कोई गणना सरकार के पास नहीं पहुंचती है, जबकि जितने सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा वो लोग कमा रहे हैं जिनका जिक्र मैंने भी किया है। साथियों, आज उद्यमी बन के देख लीजिए, उद्योगपति बन के देख लीजिए, दुकानदार बन के देख लीजिए या किसान बनकर देख लीजिए, आपको जहाँ जहाँ श्रमिक की ज़रूरत है वहाँ आपको श्रमिक नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ आपको अपने कार्य को चलाने के लिए कुशल श्रम की ज़रूरत है वो नहीं मिलेगा। क्यों? यदि बेरोज़गारी है तो फिर ऐसा क्यों है? उन नेताओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि देश को वो किधर ले जा रहे हैं, क्या नैरेटिव वो देश के लिए पैदा कर रहे हैं और क्यों वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, ऐसा ही इंडिया में भी होगा और इंडिया के अंदर असंतोष पनप रहा है। इस तरह की बातें बोलने से पहले 4 दफ़ा उनको सोचना चाहिए। उसका माकूल जवाब आज हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने दिया है, उनकी मैं खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ। और साथ ही अपने उस प्रश्न का जवाब मैं उन नेताओं से मांगना चाहता हूँ जो झूठी बेरोज़गारी का रोना रोकर देश के अंदर ये बताने का प्रयास करते हैं, युवाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं कि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आप बेरोज़गार हैं।
देश की बढ़ती जनसंख्या, 140 करोड़ से ऊपर आबादी देश की हो चुकी है। रोज़गार सृजन, सरकारी रोज़गार सृजन कहाँ से होगा, इसके ऊपर वो क्यों नहीं सोचते हैं, ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार आपको यदि उचित लगे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।